हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का लेक्चर लेंगे। इसमें जनवरी 2019 से लेके मार्च 2020 तक जितने भी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सीरीज़ हर तरह की एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, एमपीएससी हो, बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है वहाँ पे उसे ये काम आ सकता है। मैंने सिंपल शॉर्ट नोट्स में इस चीज़ों को अपलोड किया है, ज़्यादा पीपीटीज़ वगैरह नहीं बनाई हैं। आपको रिवाइज करने में भी काफ़ी इससे इजी रहेगा। ओके, सो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दो नए महारत्न कंपनीज जो अभी हमारे यहाँ ऐड हो चुके हैं उसके बारे में। एक है HPCL और दूसरा है PGCIL। इन दोनों को महारत्न का स्टेटस मिल चुका है और अभी हमारे इंडिया में टोटल 10 महारत्न कंपनीज हो चुकी है। इन महारत्न कंपनीज को कौन टैग देता है? बेसिकली टैग देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंडर में आती है। ठीक है। हमारे इंडिया में नवरत्न, जिसको मैंने NR से डिनोट किया है, और मिनी रत्न, इस स्टेटस की शुरुआत हुई थी 1997 में। और MR यानी महारत्न, इसकी शुरुआत हमारे इंडिया में हुई है दिसंबर 2010 से। अब जो ये दो नई कंपनियों को महारत्न का स्टेटस मिला है उस कंपनी के बारे में जान लेंगे। पहला है HPCL यानी हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बेसिकली पहले ये दो कंपनी थी जिसके मर्जर से HPCL बना। वो दो कंपनी है एसो स्टैंडर्ड और ल्यूब इंडिया। दूसरा है PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बना था 1989 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। आप सबको पता है गुरुग्राम हरियाणा में है और इस गुरुग्राम का पहले नाम हुआ करता था गुड़गांव, तो अभी नाम बदल के हो चुका है इसका गुरुग्राम। उस समय एक मेवात करके भी जगह थी हरियाणा में जिसका नाम अभी चेंज हो चुका है और उसका नाम है अभी नूह। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया से कोई भी नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी कैसे बन सकती है। फर्स्ट क्राइटेरिया है उसका नेट प्रॉफिट, जो कि 5,000 करोड़ का होना चाहिए। दूसरा है इसका नेट वर्थ, जो कि 15,000 करोड़ का होना चाहिए। तीसरा है टर्नओवर, जो कि 25,000 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हो 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 25,000 करोड़, ये तीनों क्राइटेरिया होने चाहिए। उसके बाद जो भी कंपनी महारत्ना का स्टेटस हासिल करना चाहती है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, तो उन्हें पहले नवरत्न स्टेटस भी हासिल होना चाहिए। आखिर में है कि वो सेबी की यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की तरह उनकी दुनिया में ब्रांचेस होनी चाहिए। तो ये कुछ 4 से 5 क्राइटेरिया जिसके आधार पर कोई भी नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी का स्टेटस ले सकती है। आज हमारे इंडिया में टोटल 10 महारत्न कंपनीज है जिनके नाम है भेल, गेल, सेल, BPCL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, CIL और PGCIL। ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल है कि पहला महारत्न कंपनी कौन सी थी, तो वो थी NTPC। ठीक है, जो कि मई 2010 में बनी थी। ओके, सॉरी, इसको मई 2010 में महारत्न का स्टेटस मिला था। ये कंपनी बनी थी 7 नवंबर 1975 को। ठीक है, तो आज के डेट में इंडिया में टोटल 10 महारत्न कंपनी है, 14 नवरत्न कंपनी है। MI मतलब मिनी रत्न कंपनी टोटल 73 है, जिसमें मिनी रत्न कैटेगरी 1 61 है और मिनी रत्न कैटेगरी 2 हमारे यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो नवरत्न मिनी रत्न से रिलेटेड इससे ज़्यादा तो आपको कोई कुछ सवाल नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो इसी क्राइटेरिया के बीच में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है श्योर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल रिजोल्यूशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जिसकी मिनिस्टर अभी स्मृति ईरानी, उनके ज़रिए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था मुंबई में। बेसिकली ये फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं। अब लेबर इंटेंसिव मतलब
वो सेक्शन जहाँ पे पर यूनिट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली उस चीज़ों से रिलेटेड ये श्योर स्कीम स्टार्ट की। तो अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज़ श्योर, तो बस उतना बता देना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक प्रोग्राम है जो कि उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तीसरा हमारा आज का टॉपिक है मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली इससे एक क्वेश्चन तो आपके कोई भी एग्ज़ाम में बन सकता है। पहले मर्जर के पहले 10 बैंक हमारे पास थे, अभी मर्ज के बाद वो 4 बैंक हो चुके हैं, ठीक है। और पहले टोटल 27 जो टोटल ओवरऑल बैंक थे, मर्जर के बाद वो 12 हो चुके हैं, ठीक है। अभी जो मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके रिकमेंडेशन क्या अभी आए कि इसके पहले भी आए थे? नहीं, पहले से हमारे पास 3 कमेटी है जिसके ज़रिए हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्ज के बारे में सोचते हैं। पहला है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन 2 कमेटी आई थी, एक 1991 में और एक 1998 में। दूसरी है खान कमेटी जो कि 1997 से आई थी, कमर्शियल बैंक से रिलेटेड थी ये। और तीसरी है वर्मा कमेटी। उसके अलावा हमारे यहाँ कुछ बैंकिंग से रिलेटेड एक्ट भी है। आप सब लोगों को मोस्टली पता तो रहता है कि आरबीआई एक्ट 1934 रहता है, लेकिन और बैंकिंग के लिए हमारे यहाँ पे 2 एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1961। ये तीनों एक्ट आपको याद रखने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की जाए तो ये 2 कमेटी, 2 पर्सन के रिकमेंडेशन, उर्जित पटेल और बी एन कृष्णा कमेटी। इसका पूरा नाम था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारे इंडिया में फॉर्म की गई थी, फॉर्म बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करता है आरबीआई, ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई किसने थी, और कमेटी ने बनाई थी, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? आरबीआई इम्प्लीमेंट करता है। टोटल हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई से, 3 मेंबर गवर्नमेंट से। आरबीआई में भी एक रहता है गवर्नर ऑफ आरबीआई, दूसरा रहता है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, और तीसरा एक ऑफिसर जो कि आरबीआई से ही नॉमिनेटेड रहता है। 3 जो गवर्नमेंट के मेंबर रहते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये जो मेंबर रहते हैं ये पॉलिटिकल से नहीं होने चाहिए, ए पॉलिटिकल होनी चाहिए, और इनका 4 ईयर का टर्म रहता है और इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है, सो नो रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। और 4 टाइम 1 साल में मॉनेटरी कमेटी जनरली मिलती है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को जो ये मैंने लिखा है बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट ट्रस्ट मी ये आपको एग्ज़ाम के समय उतना ही हेल्पफुल रहेगा। बनाने के लिए मैं हर एक टॉपिक पर पीपीटी बनाता था, बट वो पीपीटी फिर 30-40 पेजेस के ऊपर चली गई रही थी, और उतना सारा आपको एक सब्जेक्ट के लिए रिवाइज करना, वैसे कई अदर सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट। सो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में रखा है ताकि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको वो ईजी रहेगा, ठीक है। तो मर्जर की बात आ गई है, तो अभी हमारे यहाँ पे कितने बैंक मर्जर हैं? सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है एसबीआई, ये फर्स्ट रैंक पर आती है। सेकंड रैंक पर है हमारे यहाँ पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये तीनों बैंकों को मर्ज करके पंजाब नेशनल बैंक बन चुका है, ठीक है। इसको अगर आपको याद रखना है कि पंजाब बैंक में जो 2 बैंक मर्ज हुए वो कौन सी हुई, यूनाइटेड बैंक और बैंक ओबीसी, कहीं कहीं पर यूनियन बैंक भी डाल देते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसा देख सकते हो कि पीएनबी में ओबीसी यूनाइटेड हो गया, ठीक है। पंजाब में ओबीसी लोग यूनाइटेड हो गए, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो। और पंजाब नेशनल बैंक हमारी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है आफ्टर एसबीआई। तीसरी बैंक हमारे यहाँ जो लार्जेस्ट है वो है वीबीडी। जो लोग विदर्भ से बिलोंग करते हैं उनको वीबीडी बहुत अच्छे से पता रहती है। वीबीडी मतलब विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड देना बैंक, ठीक है। सो ये तीनों बैंक का मर्जअप होके बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुकी है। तो आप याद कैसे रखोगे? वीबीडी बॉब को मिली, ठीक है। मर्जर होके पता तो होनी चाहिए कि कौन सी बैंक बनी। वो बोल देंगे कि देना बैंक, विजय बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा मर्जर होके देना बैंक बनी, नो, तीनों मर्जर होके बैंक ऑफ बड़ौदा बनी। सो वीबीडी बॉब के पास आ गई। ये तीसरी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, पहली एसबीआई, सेकंड पीएनबी, तीसरी वीबीडी।
चौथी बैंक जो है वो हमारे पास सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक, ये दोनों मर्जअप होके कैनरा बैंक बने हैं। इसको आप याद कैसे रखोगे? SC, SC यानी शेड्यूल कास्ट, हम सबको पता है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि शेड्यूल कास्ट बैंक बन के कैनरा बैंक बन चुकी है। तो ये हमारे यहाँ फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। फिफ्थ है यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये तीनों बैंक का मर्जअप होके यूनियन बैंक हो चुकी है। उसके बाद सेवन्थ लार्जेस्ट बैंक अगर पूछना चाहे तो डेप्थ में पूछ सकते हैं कि इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये दोनों का मिक्सअप होके इंडियन बैंक बनी है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में न्यूज़। अगली न्यूज़ है, इंडिया बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। ऐसा किसने कहा? ऐसा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने कहा, जो कि 1967 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल, बेल्जियम में है। तो फर्स्ट कौन सी है प्रोड्यूसर? वो है चाइना। चाइना में मोर देन 50% यानी 51% से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन स्टील का चाइना में होता है। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद जापान, जापान के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद साउथ कोरिया। ठीक है, आप ऐसा कुछ याद रख सकते हो मैप के ज़रिए कि चाइना से नीचे इंडिया है, इंडिया से फिर जापान, जापान से गए अमेरिका, अमेरिका से फिर से साउथ कोरिया। ठीक है, इसको याद रखना है तो CIJA, चीजा, आप ऐसा कुछ याद रख सकते हो। अब इंडिया में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस होता है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद होता है झारखंड में। ठीक है, तो आप मैप देख सकते हो छत्तीसगढ़ और झारखंड का। स्टील की बात की जाए तो यार स्टील में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। INC, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। I मतलब आयरन ओर, N मतलब निकेल और C मतलब क्रोमियम। ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती हैं। फिफ्थ न्यूज़ है ट्रेन 18 के बारे में, जिसका हम लोग नामकरण अभी कर चुके हैं वंदे भारत। ये न्यू दिल्ली यानी ND से वाराणसी की ओर जर्नी इसकी रहेंगी। इसने शताब्दी की जगह ली है। ये इंजन लेस ट्रेन है और ये 18 महीनों में कंप्लीट हुई है, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया है। इसको बनाया गया है चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में। ठीक है, ये मेक इन इंडिया ट्रेन है। इसकी स्पीड लगभग 180 किलोमीटर्स पर आवर, 1 घंटे में ये 180 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और इसका टोटल ट्रैवलिंग है 22,440 किलोमीटर के आसपास, जो कि आपको इतना नहीं जाना है डेप्थ में, बस इतना याद रखना। इसके पहले हमारे यहाँ दो ट्रेन थी, एक तो गतिमान ट्रेन और एक थी शताब्दी, अगर आपको पता हो तो। गतिमान ट्रेन की स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर और शताब्दी की थी 150 किलोमीटर पर आवर, और अभी वंदे भारत की है 180 किलोमीटर पर आवर। अगला है युवा सहकार स्कीम। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, जिसके मिनिस्टर आज के डेट में नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इसको बनाया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर आपको पूछेंगे सवाल तो इसके ऊपर आ सकता है कि व्हाट इज़ NCDC। इसको 1963 में बनाया था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये स्कीम बेसिकली नॉर्थ ईस्ट SC ST वुमेन इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगली न्यूज़ है भारत बॉन्ड ETF। ये फर्स्ट कंपनी बॉन्ड है जिसको हमारे इंडिया में लाया गया है। अब बेसिकली ETF मतलब क्या होता है? ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब क्या होता है ETF? आपने जनरली सुना होगा गवर्नमेंट की कई सारी PSUs रहती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर कंपनीज यूज। ठीक है, वो जब घाटे में जाती है या जब लॉस होता है तो गवर्नमेंट उसका डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उसको प्राइवेट को वो बेच देती है, उसके शेयर को वो प्राइवेट को ट्रांसफ़र करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के भी तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल तरीका कि गवर्नमेंट अपना शेयर कंपनी को दे दे। दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी अपना ओनरशिप भी ट्रांसफ़र करती है, मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफ़र करती है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की PSUs तो प्राइवेट के हाथों चले जाते शेयर्स, लेकिन उसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहता है। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में ये चीज़ें नहीं होती है। तो उसके भी तरीके हैं, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, या तो मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको IPO कहते हैं हम लोग, वो शेयर में डाल देती है, या तो फिर उसको ETF बना देती है। अब ETF में क्या होता है,
सपोज़ करो आपके पास 4 कंपनी के शेयर हैं, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक में है जियो, एक में वोडाफोन, एक में आइडिया और एक में बीएसएनएल। इन 4 में से जियो और सपोज़ करो एयरटेल काफ़ी अच्छे इनकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन हो सकता है कि वोडाफोन और बीएसएनएल के इतने अच्छे दाम नहीं आते। तो अगर मैं इनको सेपरेटली मार्केट में निकालूँ तो पब्लिक इनके शेयर नहीं खरीदेगी, क्योंकि पब्लिक को भी इनकी हिस्ट्री में भी पता हो सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन चारों कंपनियों को मर्ज करके एक बास्केट ऑफ शेयर बनाती है। इसमें क्या होता है, 2 अच्छे शेयर और 2 थोड़े फार ठीक ठाक शेयर एक साथ जब आते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत बॉन्ड निकाला है। अब इन्वेस्टर 2 तरह के रहते हैं। एक तो रहता है रिटेल इन्वेस्टर, यानी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो पहले पहले बार जाके कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक होता है इंस्टीट्यूशनल, मतलब बड़े बड़े कंपनीज जो इन्वेस्ट करती है। अब रिटेल इन्वेस्टर को, अगर जैसे आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है किसी शेयर में, तो मिनिमम 1000 रुपीज़ तो भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रहती है, ठीक है। अब इंडिया में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ 4 तरह के रहते हैं। CBIC, सी मतलब कमोडिटी ईटीएफ, बी मतलब बॉन्ड ईटीएफ जिसे ही म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं, तीसरा इंडस्ट्री ईटीएफ और चौथा करेंसी ईटीएफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है 20th लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्रीकल्चर से कोई करंट अफेयर्स अगर उनको डालना हो तो इस टॉपिक से डेफिनेटली डाला जा सकता है। 20th लाइव स्टॉक सेंसस हमारे देश में 16 अक्टूबर 2019 को हुआ। ये डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो डेट याद रखना कि 16 अक्टूबर को ये हमारे देश में हुआ था। पहला लाइव स्टॉक सेंसस 1919 में हुआ था, ठीक है। ये डेट भी याद रखना, साल हर 5 साल में ये होता है। तो इसको कौन कराता है, इसको कराने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी ये समझ के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लगाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे इसके लिए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ भी है। जब ये लाइव स्टॉक सेंसस 2019 में जब हुआ तो हमको पता चली कि हमारे देश में लगभग 535 मिलियन यानी 53 करोड़ लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है। 2012 में जब लास्ट सेंसस हुआ था तो उसके कंपेयर में अभी 4.6% से ग्रोथ देखने को मिला है। काऊ में 18% ग्रोथ देखने को मिली है, बफेलो में 1%, गोट में 10%, पिग यानी सुअर में 12% और मिथुन एक तरह का वो क्या कहते हैं यार इसको, आपने देखा होगा कभी आप जंगलों में जाते हो तो आपको बाइसन टाइप का बहुत बड़ा दिखता है, उसको मिथुन कहते हैं। तो मिथुन में 30% ग्रोथ देखने को मिली है। स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक की ग्रोथ हुई है, फिर राजस्थान में, फिर एमपी में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में। इसको अगर आपको याद रखना है तो आप मैप के ज़रिए याद रखो। देखो यूपी ऊपर आता है, फिर उसके लेफ़्ट में राजस्थान है, फिर नीचे आओ तो आपको एमपी दिखेगा, फिर सर्कल से आप राइट में जाओ आपको वेस्ट बंगाल दिखेगा, फिर ऊपर जाओ आपको बिहार दिखेगा। तो ऐसा सर्कल बनाया है मैंने। और स्टेट वाइज महाराष्ट्र की रैंकिंग जो कि आपको याद रखनी है वो है 7th रैंक। इस लाइव स्टॉक सेंसस में महाराष्ट्र की रैंक 7th आई है, ठीक है। एवरेजली मतलब 5th रैंक आई। इसका क्या मतलब है, जो काऊ की जो बात करते हैं हम लोग काऊ की पॉपुलेशन में, तो उसमें महाराष्ट्र का रैंक 5वें नंबर पर है। गाय, काऊ और बफेलो, काऊ की अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्ट बंगाल टॉप पर आता है, बफेलो में यूपी टॉप पे आता है, शिप जिसको मेंढी कहते हैं उसमें तेलंगाना टॉप पे आता है, बाकी म्यूल खेचर वगैरह। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में।
लोकसभा में इसको 30 जुलाई 2019 में पास किया गया, राज्यसभा में 6 अगस्त को पास किया गया और प्रेसिडेंट ने इसको 9 अगस्त को असेंट दे दिया। इसने प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है। आंध्र प्रदेश के लिए इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। इस रेलवे ज़ोन को बनाने के लिए 2 रेलवे ज़ोन में एडजस्टमेंट की है, एक तो साउथ सेंट्रल में और एक ईस्ट कोस्टल जोन में। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, जिसे हैदराबाद की ट्विन सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल जोन, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर विच इज़ इन ओडिशा। ओके, ये अनाउंसमेंट की थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, जो रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी रेलवे मिनिस्टर है, सॉरी, ठीक है। अभी तो निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उस टाइम की बात है ये। तीन विभाग इसमें बनाए गए, गुटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा, ठीक है। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है लॉन्गेस्ट रोल और रेल का ब्रिज, ठीक है। ब्रिज आपने कई तरह के देखे होंगे, कोई रोड के ब्रिज रहते हैं, कोई रेल के रहते हैं, ये दोनों तरह का, और ये लॉन्गेस्ट है अपने आप में। इसका नाम है बोगीबिल ब्रिज, जो कि 4.9 किलोमीटर की बनी है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ये नॉर्थ ब्रह्मपुत्रा और साउथ ब्रह्मपुत्रा को कनेक्ट करेगा। इसका इनॉग्रेशन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को किया था। 25 दिसंबर हमारे देश में गवर्नेंस डे होता है। गवर्नेंस डे मतलब होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे। तो ये पूछ सकते हैं कि किस दिन इनॉग्रेट किया था। 25 दिसंबर को किया था। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 21 साल का चला, मतलब इसकी शुरुआत ऐसा नहीं कि अभी 2-3 साल पहले हुई या मोदी गवर्नमेंट के आने से नहीं। इसकी शुरुआत 1997 में इसकी फाउंडेशन तब के प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा ने की थी। 2002 में इसका एक्चुअली काम स्टार्ट हुआ वाजपेयी जी के कार्यकाल में, ठीक है। उसके अलावा अभी ये तो देख लिया हमने बोगीबिल लॉन्गेस्ट रोड और रेल की ब्रिज है। वैसे हमारे देश में एक लॉन्ग रोड ब्रिज है जिसका नाम है भूपेन हज़ारिका ब्रिज। भूपेन हज़ारिका आपको पता होगा, रिसेंटली जिनको लास्ट ईयर भारत रत्न से भी संबोधित किया गया था।
सम्मानित किया गया था, सॉरी। तो ये जो लॉन्ग रोड ब्रिज है ये 9.1 किलोमीटर की है और ये लोहित नदी पर बनी हुई है, ठीक है। लोहित नदी आसाम के आसपास आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। ये आसाम और मेघालय को कनेक्ट करने के लिए, अच्छा हाँ, नेक्स्ट ये न्यूज़ है कि एक आसाम और मेघालय को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक नया ब्रिज बनने जा रहा है। प्रपोज्ड ब्रिज है जिसकी लंबाई 19.8 किलोमीटर की है, ठीक है, जो कि आसाम के धुबरी और मेघालय के फुलबारी इन दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। एक छोटा सा फैक्ट ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है, सो वो है गोरखपुर, विच इज़ 10 प्लेटफॉर्म है। उसके बाद है कोलम का जो कि केरला में आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है, अच्छा ये कनेक्टिंग है जो बोगी ब्रिज के बारे में आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि लॉन्गेस्ट बनने वाली ये बोगी ब्रिज जो है ना, ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है। आसाम का डिब्रूगढ़ और नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, ठीक है। इसको लाया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, और ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये मुंबई में हुआ, याद रखना। पहला कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में 1750 से 1850 के बीच। दूसरा हुआ था टोक्यो में 1850 से 1950। तीसरा हुआ था बेजिंग विच इज इन चाइना जो कि 1950 से 1990। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है फोर्थ, वो हुआ है मुंबई, और उसका थीम है नॉलेज और इंफॉर्मेशन इस बेस्ड पर, ठीक है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के बारे में जानते हैं। ये 1971 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये कुछ पब्लिश करता है इसकी फेमस रिपोर्ट, ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। पहली है आउटलुक ऑन ग्लोबल एजेंडा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, दुनिया में रिस्क कितना है उसके लिए। ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ह्यूमन का कितना कैपिटल है। इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंसान का इंक्लूसिव कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लग सकता है कि यार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एनवायरमेंट के बारे में कैसे बात करना है, ये याद रखना। वो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी निकालता है। उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, और आखिरी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कुछ फेमस रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट रेलवे की यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में बनी है, जो कि बनी है वडोदरा विच इन गुजरात, जिसका मोटो है ज्ञानम अभ्यासम कुरु। इसकी इनाग्रेशन की थी पीयूष गोयल ने 15 दिसंबर 2018 को, ठीक है। इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री जिसके पास रेलवे यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट है रशिया, दूसरी है चाइना और तीसरी इंडिया। इसको याद रखने के लिए आप मैप देखिए, सबसे ऊपर रशिया, उसके नीचे चाइना, उसके नीचे इंडिया, ठीक है। इस रेलवे यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है यूजीसी के ज़रिए। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ज़रिए, ठीक है। इसका पूरा नाम देखेंगे तो नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन है। इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलेंगे बीबीए और बीएससी के लिए। बीबीए का होगा ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट का, बीएससी का होगा ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी का। इस रेलवे यूनिवर्सिटी के पहले जो कुलगुरु थे वो थे अश्वानी लोहानी, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। और मतलब बेसिकली क्या होता है, रेलवे बोर्ड का जो भी चेयरमैन रहता है वो एक्स ऑफिशियो कुलगुरु रहता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है, रेलवे यूनिवर्सिटी का चांसलर रहता है, ठीक है। यूजीसी के बारे में देखेंगे कि यूजीसी जो आया था हमारे देश में वो सार्जेंट कमीशन के इस रिकमेंडेशन पे आया था। सार्जेंट कमीशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। 28 दिसंबर 1958 को। 1953 को ये बना था। अभी के डेट में रेलवे यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है वो है वाई के यादव, जो कि हमारे रेलवे के भी बोर्ड है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग निकाली थी 2018 की। उसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 7th है। पहली है यूएसए, दूसरी है चाइना, तीसरी है जापान, चौथी है जर्मनी। उसके बाद है यूके, फिर फ्रांस, फिर इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी $2.73 ट्रिलियन है। GUFI, गुफी आप याद रखते हो, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इंडिया। वर्ल्ड बैंक
आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक, इनकी रिपोर्ट्स को थोड़ा सा याद करना मुश्किल रहता है। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि आप रोज़ की यार एक दो रिपोर्ट भी देख लिए ना, तो इजीली आप लोग एग्ज़ाम से पहले पहले तो सारी रिपोर्ट्स को मेमोराइज कर जाओगे, ठीक है। अगली न्यूज़ है, इराक became the biggest importer of India for crude oil, ठीक है। मतलब इराक, जिन जिन देशों से हम लोग क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग क्रूड ऑयल अभी इराक से ख़रीदते हैं, ठीक है। लगभग 2017 में 207.3 मैट्रिक टन हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया इराक से। इराक के बाद आता है सऊदी अरबिया, उसके बाद ईरान, फिर यूएई। इस तरीके से हम लोग क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। टॉप थ्री इम्पोर्टर्स है कि टॉप हमने किस देशों से इंपोर्ट किया। अभी दुनिया में टॉप थ्री इम्पोर्टर कौन है क्रूड ऑयल के? सबसे ज़्यादा चाइना है, फिर यूएस है, फिर इंडिया है। चाइना 20 से 21% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, यूएसए 13% और इंडिया 7%। मतलब लगभग इंडिया के 3 गुना ज़्यादा, 7×3 = 20 to 21, ठीक है। तो 3 गुना ज़्यादा ऑयल चाइना इंपोर्ट करता है। ये हमको किसने बताया? बेसिकली हमको बताया ओपेक ने। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ये 10 से 14 सितंबर 1960 में बना और इसका हेडक्वार्टर वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओपेक में बेसिकली 14 कंट्रीज़ आती है। इन 14 कंट्रियों का 42% प्रोडक्शन ऑयल का है और 79% इनके पास रिजर्व्स है। अगली न्यूज़ है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया के बारे में। अभी न्यूज़ इनकी कि ये आईएमएफ की नई चीफ बनी। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये बल्गेरिया की रहने वाली है। 1 अक्टूबर 2019 को इनको अपॉइंट किया गया था। ये सेकंड वुमेन है जो आईएमएफ की चीफ बनी है। पहली महिला थी आई थिंक क्रिस्टेलिनिया, उनका नाम मैं आपको आगे स्लाइड में बता दूंगा। तो इतना याद रखो। और ये टोटल आईएमएफ की अब तक की 12वीं चीफ है, सेकंड महिला चीफ है और आईएमएफ की अब तक की ये 12वीं चीफ है। 1943 में हमारे देश में, दुनिया में एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके ज़रिए यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बना। और उसी के बाद 1947 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। इन दोनों को ट्विन्स कहते हैं। अगर आपको पूछा गया कि ट्विन्स क्या होता है इकोनॉमिक के कंसेप्ट में, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, आपको पता होनी चाहिए। टोटल यूनाइटेड नेशन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसमें से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों आते हैं। कन्वेंशनली ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक का हेड मोस्ट ऑफ द टाइम या हमेशा अमेरिका से बिलोंग करता है और आईएमएफ का हेड बनना है तो यूरोपियन हेड, ठीक है। आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ कंडीशनल या स्ट्रक्चरल लोन देता है। अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो आपको सबसे पहले आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये स्पेशलाइज एजेंसी है। हाँ, मैंने आपको जैसे कहा था क्रिस्टेनिया लगार्ड ये 11वीं महिला थी और पहली महिला थी जो आईएमएफ की चीफ बनी थी। और अभी की जो है वो क्रिस्टेलिनिया बल्गेरिया है, ठीक है, सॉरी जॉर्जिवा है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि क्रिस्टेनिया लगार्ड या क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिवा, दोनों के नाम सरीके हैं, याद रखना ऑलमोस्ट। तो क्रिस्टियाना लगार्ड फर्स्ट वुमेन आईएमएफ की चीफ थी और क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिया ये सेकंड आईएमएफ की चीफ बनी है, ठीक है। आईएमएफ के बारे में जान लिया जाए। आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 को बना था और फोर्स में 1947 में आया था। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। देखो आईएमएफ में एम कैपिटल किया है मैंने और वाशिंगटन में डब्ल्यू कैपिटल किया है। एम का उल्टा डब्ल्यू कर देंगे तो आपको उस तरीके से इसका हेडक्वार्टर भी याद रह जाएगा। टोटल 189 मेंबर हैं। इसका फाइनेंशियल ईयर 1 मई से 30 अप्रैल रहता है। इसकी कुछ फेमस रिपोर्ट है आईएमएफ की: ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई ने अपने शेयर को सेल आउट कर दिया है, दो, नाबार्ड के और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक के, गवर्नमेंट को। नाबार्ड के 20 करोड़ के शेयर सेल आउट कर दिए हैं और एनएचबी के 1450 करोड़ के सेल आउट कर दिए हैं। अभी नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक ये दोनों 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो चुके हैं। ऐसा नरसिम्हन कमिटी 2 के रिकमेंडेशन पर किया गया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखिए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 12 जुलाई 1982 को बना था मुंबई में। किसके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बना था? तो 1979 में बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बना था। नाबार्ड के अभी आई थिंक हेड हर्ष कुमार बनवाला है। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट अभी वही है या चेंज हो चुके हैं, सो आप एक बार देख लीजिएगा। नाबार्ड, एनएचबी, इनको रीफाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पे हम लोग जानते हैं। अब रीफाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? देखो, नाबार्ड से हम जैसे लोग डायरेक्टली लोन नहीं ले सकते न। हम लोग किससे लोन लेते हैं? बैंकों से। लेकिन बैंक किससे लोन ले सकता है? तो नाबार्ड से। तो नाबार्ड बैंकों की हेल्प करता है और बैंक हमको लोन देता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रीफाइनेंसिंग। जैसे कि आरबीआई, हम डायरेक्टली आरबीआई से लोन तो नहीं ले सकते ना, हम बैंकों से लोन लेते हैं और बैंक आरबीआई से लोन लेता है। तो हमारे देश में टोटल 5 तरह की रिफाइनेंसिंग एजेंसी है, आरबीआई, नाबार्ड, जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक और ईसीजीसीआई यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बी शिवरामन कमेटी के बारे में, विच इज 6 5 ईयर प्लान। बेसिकली जो नाबार्ड है ना, इसका अगर आपको अभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए कि किस 5 ईयर प्लान में बना था, तो वो 6 5 ईयर प्लान है। ठीक है। अभी थोड़ा सा एनएचबी के बारे में जानते हैं। एनएचबी जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं, ठीक है, वो 2007 से रेसिडेक्स हमारे इंडिया में निकाल रहा है। रेसिडेक्स मतलब रेसिडेंशियल इंडेक्स निकालता है। नाबार्ड की सॉरी एनएचबी की शुरुआत 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये हर साल देश में 2007 से रेसिडेंशियल इंडेक्स निकालता है, जिसमें देश के 26 सीटों 26 सिटीज़ का रेट दिखते हैं कि उसका रेट ट्रैक करके कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें एनएचबी करता है रेसिडेक्स इंडेक्स के ज़रिए। बेसिकली एनएचबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट्री लॉ से बनती है। ये जो N1 N2 है, N1 का मतलब है नरसिम्हन कमेटी 1। नरसिम्हन कमेटी 1 के 3 रिकमेंडेशन थे। सीआरआर 15 से 3% लेकर आओ। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि सीआरआर क्या होता है। ठीक है। दूसरा होता है एसएलआर, जिसको 38 से 25% करना है। और टायर बैंकिंग को 4 टायर करना है। जैसे हमने देखा था पॉलिटी में 3 टायर रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर पंचायत लेवल, फिर ग्राम मतलब लोकल लेवल पे। उसी तरह से टायर 4 करना है। ठीक है। 3 टायर तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हो गए और एक हो गया रिटेल वाला टायर। और नरसिम्हन कमेटी 2 की रिकमेंडेशन 3 थी कि एमएसएमई को इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इम्प्रूव करना है, जिसके बारे में हम लोग आगे इकोनॉमिक्स के लेक्चर में देखेंगे। और बैंकिंग का जो कायदा है, बैंकिंग के जो एक्ट बने हुए, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1961, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, इसमें कुछ ना कुछ कायदों में, आर्टिकल्स में इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है। नीचे मैंने एक शॉर्ट लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जो हमने देखा था, देखो सेकंड आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट बैंक, बीबीडी, विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की शुरुआत 20 जुलाई 1908 में हुई थी। इसकी शुरुआत की थी सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने बड़ौदा, गुजरात से। सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़, केरला के बारे में। केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिन्होंने मसाला बॉन्ड को लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में इशू किया है। अब मसाला बॉन्ड क्या होता है? देखो, बॉन्ड मतलब क्या होता है? एक तरह का कागज़ का टुकड़ा होता है
जब किसी कंपनी को, कोई भी कंपनी ले लो, एक्स वाई जेड, चलो रिलायंस कंपनी ले लो, अगर उस कंपनी को अपनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ानी है तो उसके लिए उसे चाहिए पैसा, कैपिटल चाहिए। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो बैंक से लोन ले, लेकिन बैंक से लोन लेते समय कंडीशन रहती कि उनके लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। दूसरा रहता है बॉन्ड इशू करे पब्लिकली स्टॉक मार्केट में। इससे क्या होता है कि लोग जब बॉन्ड खरीदते हैं तो उनको फ़ायदा ये होता है कि लोगों को बैंक के कंपेयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है और कंपनी को फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेंगी तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यही कंपनी बैंक पब्लिक से लोन लेती है तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम चुकाना पड़ेगा, मतलब एक इनिशियली उनको रिस्क कम रहता है। तो इस तरीके से मसाला बॉन्ड्स काम करते हैं। मसाला बॉन्ड क्या होता है, अगर सपोज़ रिलायंस कंपनी इंडिया में अपने शेयर निकालती है तो वो तो चलो समझ में आता है, नॉर्मल बॉन्ड। लेकिन अगर रिलायंस कंपनी को अमेरिका में शेयर अपने निकालने हैं तो वो कैसे करेंगी? वो क्या करेंगी कि अमेरिका के लोगों को बोलेंगी कि आप मेरे शेयर खरीदो, वो शेयर खरीद लेंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अमेरिका में चलता है डॉलर और हमारे यहाँ चलता है रुपई। उससे क्या होता है कि जब कभी भी डॉलर के रेट में अगर फ्लक्चुएशन आया तो नुकसान हो सकता है कंपनी को। कि अगर आज सपोज़ $1 की कीमत 60 रुपये है, कल रुपया डिप्रिशिएट हो गया, उसकी कीमत $1 की हो गई 80 रुपये, तो भैया रिलायंस कंपनी को अमेरिकन सिटीजन्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा आगे चल के, है ना। तो मसाला बॉन्ड का खासियत ये है कि ये रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, मतलब अगर आप अमेरिका में भी इसको निकालते हो तो भी आप डॉलर में नहीं, रुपए के मामले में ही इसको निकालोगे, ताकि जो भी पर्सन अमेरिका में या कोई भी अदर कंट्रीज़ में को ख़रीदेगा तो वो डॉलर के रेट से नहीं खरीदेगा, वो इंडियन करेंसी के रुपए के रेट में खरीदेगा, ताकि जो आगे चल के नुकसान होगा तो वो उसकी ज़िम्मेदारी, इंडियन कंपनीज़ को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है मसाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब मसाला बॉन्ड में मसाला नाम इसलिए आया गया क्योंकि इंडिया के मसाले फेमस रहते हैं करके ये कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। देश दुनिया में सबसे पहली बार इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आईएफसी, जो कि एक वर्ल्ड बैंक की एक ग्रुप है, उन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार इस बॉन्ड को निकाला था, ठीक है। इंडिया में पहली बार एचडीएफसी बैंक ने मसाले बॉन्ड को इशू किया था और अभी केरला पहला स्टेट बन चुका है। बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है? बॉन्ड मतलब आपको, जैसा अभी मैंने बताया कि कंपनी कोई बॉन्ड इशू करती है या आप कोई बॉन्ड कर्जा लेते हो तो उसके लिए आपको मॉर्टगेज रखना पड़ता है। जैसे कंपनी अगर बॉन्ड इशू करती है तो बदले में कुछ कागज़ का टुकड़ा दे रही है ना, कि हाँ बदले में अगर कुछ नुकसान हो जाए तो आप मेरा शेयर खरीद लेना, तो ये मॉर्टगेज रखना पड़ता है। लेकिन डिबेंचर्स में कोई मॉर्टगेज नहीं रखते। डिबेंचर में पर्सन की क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, ठीक है। अब होता है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बारे में हमने देख लिया। अब वर्ल्ड बैंक की ग्रुप के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड बैंक बोला जाए तो इसके टोटल 5 ग्रुप आते हैं। एक है आईबीआरडी, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि 1944 में बना था। आईडीए मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि 1960 में बनी थी। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसको वर्ल्ड बैंक की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो वो है आईएफसी, 1956 में बना था। अगला है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये 1966 में बना था। और माइगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, ये 1988 में बना था। तो सबसे पहले बना आईबीआरडी, फिर बना आईएफसी, फिर बना आईडीए, फिर आईसीएसआईडी और फिर बना माइगा। और एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम अभी
इसका जो हेड होगा एनएसओ का, वो कोई मिनिस्टर नहीं होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी का जो हेड होगा वही इसका हेड होगा। ठीक है। इस मर्जर का रिकमेंडेशन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन और नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन जो कि आई थिंक 2008 में बनी थी, इन दोनों ने मिलके रिकमेंडेशन दिया था। सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ये 1954 में बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये देश में नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें देखता है, जैसे कि सीपीआई, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, सॉरी आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सारी चीज़ें निकालने का काम सीएसओ देखता है। और एनएसएसओ 1950 में बना था और इसमें 1970 में रिफॉर्म हुए थे। ये देश में अनएम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें देखता है। और इन दोनों का भी सीएसओ और एनएसएसओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आपको ये याद रखना है कि एनएसएसओ पहले बना था, सीएसओ बाद में बना है। नीचे उसके फुल फॉर्म दिए हुए हैं। अगला है इम्पॉर्टेंट कमिटीज़। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको वन लाइन में पूछ सकते हैं। रमेश चंद्रा कार्यगत, ये कमिटी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है। WPI को कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, जो DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। दूसरा है अरुणा सुंदराजन, ये कमिटी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। तीसरी है कस्तूरी रंजन, जो कि अभी जो हमारे यहाँ नए एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, उससे रिलेटेड है। चौथा है NK सिंह, जो कि FRBM एक्ट यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो 2012 में आई थी, उससे रिलेटेड थी। अगली है सुभाष चंद्र गर्ग, ये है फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड। रविंद्र ढोलकिया, ये GDP सेंसस के बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद है राजीव कुमार, जो कि अभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। इन्होंने ONGC और ऑयल, इनके 149 स्मॉल सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, इसके बारे में रिकमेंडेशन दिया था। अगला है अखिलेश रंजन, ये डायरेक्ट टैक्स कोड से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डायरेक्ट टैक्स कोड। अभी हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तो GST 1 टैक्स आ चुका है। वैसे देश में डायरेक्ट टैक्स काफ़ी सारे हैं हमारे यहाँ, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ये तो इन सब के लिए एक सिंगल टैक्स होना चाहिए, सिंप्लीफाइड टैक्स होना चाहिए। इसका भी प्रावधान लाया जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन ली गई है। अगला है N चंद्रशेखरन कमेटी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आर्मी से रिलेटेड है। अगला है सतीश माथुर कमेटी, जो कि बीमा से रिलेटेड है। ठीक है, लाइफ ऑफ जो बोलते हैं ना बीमा योजना, उससे रिलेटेड है। अगला है BN श्री कृष्णा कमेटी, जो कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद है नंदन नीलकेनी कमेटी, जो कि डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद UK सिन्हा कमेटी, जो कि MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड है। अगला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, जिसको TARC टार्क कहते हैं। ये पार्थ सारथी शोम कमेटी 2014 के रिकमेंडेशन से आई थी। अभी हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के दो इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, एक तो है प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ PM और एक है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ PM। ये दोनों के भी नाम ना PK से स्टार्ट है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी होगा। तो हमारे देश में PK सिन्हा प्रिंसिपल एडवाइज़र है और PK मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इसको याद, अब देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, सिन्हा, सिन्हा सेक्रेटरी नहीं है, मतलब SS नहीं है, सिन्हा एडवाइज़र है और मिश्रा सेक्रेटरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। जितना भी आपको मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में अभी बताया है इस लेक्चर में, आई डोंट थिंक सो कि जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2020 तक के करंट अफेयर्स में इससे ज़्यादा कुछ और आ सकता है। इतना भी अगर आपने पढ़ लिया, इस लेक्चर को 2-3 बार देख लिया, तो आपका इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का उसना 2019 से 2020 तक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट जिनकी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई है, जिन्होंने फॉर्म भरा था जनवरी में जो 2020 के एग्ज़ाम के लिए, उनको सबको पता होगा कि आपको मार्च 2020 तक के ही पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए। तो उसमें आपको ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। सो नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर्स लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे।
आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।